हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आज अपना अगला टॉपिक है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण क्या है। देखिए, उदारीकरण और ये परिभाषाएं पूछी जाती है एग्जाम में। निजीकरण, वैश्वीकरण के उदारीकरण के बारे में चर्चा करेंगे आज अपन। अपना जो है टॉपिक है आज का उदारीकरण से आशय किसी राष्ट्र द्वारा अपने यहाँ आर्थिक विकास का व्यापार हेतु उदार आर्थिक नीतियों का निर्माण करना। दूसरे शब्दों में किसी देश की आर्थिक नीतियां, नियमों तथा प्रशासनिक नियंत्रण एवं प्रक्रियाओं को देश में तीव्र आर्थिक विकास की आवश्यकता के अनुरूप बनाना। ये दोनों परिभाषाएं हैं दोस्तों। देखिए, देश में उदारीकरण की शुरुआत 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा शुरू की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक क्षेत्र में सरकार के हस्तक्षेप को कम करना, बाजार की क्षमता में वृद्धि करना, ताकि सभी देश अतः मुक्त व्यापार प्रणाली को पूर्णतः अपना सकें। 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था दिवालियापन की कगार पर खड़ी थी, जिससे बाहर निकलने के लिए भारत को IMF, देखिए मैंने आपको IMF पहले डिफाइन कर दिया है, वर्ल्ड बैंक दोनों अपने एक वीडियो में, से कर्ज लेना पड़ा। परंतु यह कर्ज देने से पहले इन संस्थाओं ने एक शर्त रखी, वह थी भारत में उदारीकरण को अपनाना। अतः उदारीकरण के इस दौर को ही नहीं आर्थिक नीति नाम दे दिया गया। उदारीकरण के इसी दौर को आर्थिक नीति ही नाम दे दिया गया दोस्तों। देखिए, नई आर्थिक नीति 1991 क्या थी। 1991 में भारत में उदारीकरण की जो नीति अपनाई गई उसे नई आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है। किंतु 1991 में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियां कहीं अधिक व्यापक थी। उद्देश्य क्या दिखा, क्या उद्देश्य हो सकते हैं, अगर पॉइंट बना के लिखिए। पॉइंट अगर आप बना के लिखेंगे तो अच्छा आपको मार्क्स आएंगे। मुद्रास्फीति की दर को नीचे लाना तथा भुगतान असंतुलन को दूर करना, उच्च आर्थिक विकास दर को प्राप्त करना, साथ ही पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार का विनिर्माण करना, बिना किसी प्रतिबंध के माल, सेवाएं, प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को बढ़ाना, आर्थिक स्थलीकरण के लक्ष्य को हासिल करना। देखिए क्या क्या विशेषताएं हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के 4 उद्योगों को छोड़कर शेष सभी उद्योग निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए। विदेशी इक्विटी की सीमा 100% कर दी गई, अर्थात विदेशी निवेशकों और NRI को भारतीय कंपनियों में निवेश करने की अनुमति दे दी गई। देखिए तीसरा पॉइंट अपना, 6 उद्योगों को लाइसेंस योजना के तहत रखा गया। अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायन, औद्योगिक विस्फोटक, इलेक्ट्रॉनिक विमान, औषधि आदि। देखिए क्या क्या लाभ हुए इससे भुगतान असंतुलन की तात्कालिक समस्या पर काबू पाने में सहायता मिली। दूसरा पॉइंट है दोस्तों अपना, आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप देश की समृद्धि दर में वृद्धि हुई। कृषि और उद्योग दोनों के ही क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ा। तीसरा पॉइंट अपना, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई, जिससे नागरिकों को कम कीमत पर ही बेहतर सुविधा उपलब्ध प्राप्त हो सकी। विदेशी निर्यात में वृद्धि हुई। फिफ्थ पॉइंट अपना, मुद्रास्फीति दर में कमी आई, साथ ही राजकोषीय घाटा कम हुआ। देखिए नई आर्थिक नीति के क्या क्या दोष हो सकते हैं। राजकोषीय घाटे में अधिक कमी नहीं हो सकी, बेरोजगारी में वृद्धि हुई, कृषि क्षेत्र में निवेश की दर कम हो गई। और चौथा पॉइंट अपना, विदेशी तकनीकों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। विदेशी निवेशकर्ताओं को दी जाने वाली उदारकारी सुविधाएं दीर्घकाल में हानिकारक सिद्ध हुई। इस नीति में पूर्ति पक्ष को अधिक महत्व दिया गया तथा मांग पक्ष की उपेक्षा की गई। देखिए दोस्तों इसके दोष हो गए हैं। देखिए निजीकरण क्या है, क्या प्रकार है उसके। निजीकरण का अर्थ सार्वजनिक स्वामित्व उद्यमों में निजी स्वामित्व का प्रवेश है। इसमें निजी स्वामित्व के अतिरिक्त सार्वजनिक उद्यमों को निजी प्रबंध एवं नियंत्रण को प्रारंभ किया जाता है। देखिए दोस्तों इसकी परिभाषा हो गई है। दूसरे शब्दों में देखिए, निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी राष्ट्र के आर्थिक क्रियाकलापों से सरकारी प्रभुत्व को कम करती है। जीवन के मौर्योपाध्याय इन्होंने कहा था। निजीकरण के प्रकार क्या हैं, देखिए मैंने पॉइंट बनाए डॉट। स्वामित्व संबंधी उपाय, संगठनात्मक उपाय, कार्य संचालन संबंधी उपाय। स्वामित्व संबंधी उपाय में देखिए सार्वजनिक उद्यमों के स्वामित्व का हस्तांतरण, पूर्णतः या आंशिक रूप से निजीकरण होना। इसमें एक और पॉइंट होता है परिसीमन। स्वामित्व संबंधी उपाय में देखिए साक्ष्य उद्यम, प्रबंध क्रम, पूर्ण अंतर्राष्ट्रीयकरण। साझा उद्यम का अभिप्राय किसी स्वामित्व के आंशिक रूप में करना है। निजीकरण की अभिसीमा 26% से 74% या इससे भी अधिक हो सकती है। यह उद्यम के स्वरूप और राजकीय नीति पर निर्भर करता है। प्रबंध क्रम में अभिप्राय कर्मचारियों को परिसंपत्ति के विक्रय से है। कर्मचारी उद्यम को चलाने के लिए सहकारी समिति बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, पूर्ण अराष्ट्रीयकरण का अभिप्राय किसी सार्वजनिक उद्यम के स्वामित्व का निजी क्षेत्र को 100% हस्तांतरण है। परिसमापन से तात्पर्य किसी को परिसंपत्तियों का विक्रय करना है जो उन्हें उसी उद्देश्य के लिए या किसी और उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करें। देखिए दोस्तों, संकलनात्मक उपाय क्या हैं। राजकीय नियंत्रण को सीमित करने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। देखिए 3, पट्टे पर देना, नियंत्रण कंपनी, पुनर्गठन। देखिए आप ऐसा अगर पॉइंट डिफाइन करेंगे तो आपको PSC में अच्छे नंबर मिलेंगे।
जब एक सार्वजनिक उद्यम अपने पास स्वामित्व रखते हुए किसी निजी बोली लगाने वाले को इसका प्रयोग एक निश्चित समय के लिए सौंप देता है तो उसे पट्टे पर देना कहते हैं। ये आपको पता ही होगा दोस्तों। जब सरकार अपना नियंत्रण और हस्तक्षेप उच्च स्तर के निर्णयों तक सीमित कर देती है और सरकार के द्वारा विकसित ढांचे में कार्य कर रही कंपनियों को बाजार शक्तियों की परिसीमा में निर्णय करने में पर्याप्त स्वामित्व देती हैं। पुनर्गठन दो प्रकार के होते हैं। देखिए तीनों का डिफाइन किया मैंने। पुनर्गठन की बात करते हैं, दो प्रकार के होते हैं, वित्तीय पुनर्गठन तथा बुनियादी पुनर्गठन। इसके अंतर्गत ऋण इक्विटी को अनुपात तथा वाणिज्यिक क्रियाओं को पुनः परिभाषित करना होगा। देखिए कार्य संचालन में संबंधी उपाय क्या हैं। इसका उद्देश्य उद्यम की कुशलता को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य उद्यम में वाणिज्यकरण तत्व को शामिल करना है। इसमें शामिल निर्णय संबंधी स्वायत्ता कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन, कुछ आदानों का उद्यम में निर्माण करने की अपेक्षा उन्हें बाजार से क्रय करना या उन्हें ठेका प्रणाली द्वारा प्राप्त करना आदि है। अतः स्पष्ट है कि निजीकरण आर्थिक विकास में एक मजबूत कदम है जो बाजार में तरलता को प्रोत्साहित करता है तथा मानव विकास अथवा आर्थिक समृद्धि में भी सहायता करता है। देखिए दोस्तों, ये जो नोट्स हैं मैंने आपको जो पढ़ा रहा हूँ, ये आप डेली रेगुलर रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को कीजिए लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं एक से एक शानदार वीडियो बनाऊंगा। आपका कोई सा भी टॉपिक नहीं छूटेगा पीएससी से रिलेटेड। सब टॉपिक मैं आपको एक अपने इसी यूट्यूब चैनल से सब टॉपिक मैं आपको क्लियर कर दूँगा। निजीकरण के उद्देश्य क्या है दोस्तों? सरकारी बजट घाटे की पूर्ति हेतु आवश्यक संसाधनों को जुटाना, देशी उद्योगों का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना, थर्ड पॉइंट अपना सार्वजनिक उपक्रमों के घाटे का भार सरकार से मुक्त करना, देश में उपबंध संसाधनों का पूर्ण कुशलता के साथ दोहन करना, उद्योगों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना तथा उद्योग की निष्पादन क्षमता में सुधार करना लाना, देश में विदेशी पूंजी को आमंत्रित करना। देखिए निजीकरण के उद्देश्य हो गए। आवश्यकता क्यों होती है इसकी? देखिए पूछा जाता है निजीकरण की आवश्यकता क्यों है हमें। सार्वजनिक लोक उपक्रमों में लगी अधिकांश पूंजी सरकार की है, जिसे सरकार ने बाजार से 12 से 14% प्राप्त किया है, जिसके लिए सरकार को प्रति वर्ष 17,000 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में देना पड़ता है, जिसके एवज में सरकार को मात्र 44 करोड़ रुपए की प्राप्ति होती है। अतः सरकार को इस ऋण के घाटे को पूरा करने हेतु ऋण लेना पड़ता है। इससे सरकार ऋण के जाल में फंसती चली जाती है। अतः इस समस्या से सरकार को निकालने हेतु निजीकरण आवश्यक हो जाता है। भारत में निजीकरण की शुरुआत जनता सरकार के समय से भारतीय जनता सरकार के समय प्रारंभ हो गई थी। ये निरंतर चलती रही है। आगे चलकर तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्व प्रताप सिंह ने भारत में उदारीकरण का प्रथम उद्घोष किया था। देखिए दोस्तों, निजीकरण टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बात करेंगे वैश्वीकरण की। देखिए दोस्तों, बात करते हैं वैश्वीकरण, इसकी परिभाषा, क्या उद्देश्य है, क्या कारण है। वैश्वीकरण से आशय घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना है। इस स्थिति में वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, कच्चा माल आदि बिना किसी प्रतिबंध के स्वतंत्र रूप से विश्व के देशों के साथ प्रवाह होता है। देखिए एनसीईआरटी की जो परिभाषा उसके अनुसार, यद्यपि वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है, जो एक जटिल परिघटना है। यह उन सभी नीतियों का परिणाम है जिनका उद्देश्य है विश्व के परस्पर निर्भर और अधिक एकीकृत करना। इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं के अतिक्रमण की गतिविधियों और नेटवर्क का सृजन होता है। वैश्वीकरण से संपर्क सूत्रों की रचना का प्रयास, जिसमें मिलो दूर हो रही घटनाओं के प्रभाव भारत के घटनाक्रम पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगा है। यह समग्र विश्व को एक बनाने या सीमायुक्त विश्व की रचना करने का प्रयास है। देखिए दोस्तों, ये परिभाषा हो गई अपने वैश्वीकरण की। अब देखिए बात करते हैं क्या क्या कारण हो सकते हैं वैश्वीकरण के। देखिए प्रथम कारण है शीत युद्ध की समाप्ति। द्वितीय, मुद्रा बाजार में उतार चढ़ाव। तीसरा पॉइंट अपना बड़ी कंपनियों द्वारा विनिर्माण प्रक्रिया का प्रसार करना। चौथा पॉइंट है अनुसंधान और विकासात्मक कार्यों को तीव्र वृद्धि। और फिफ्थ पॉइंट अपना दूरसंचार, तकनीकी एवं मीडिया के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि। देखिए दोस्तों, ये जो पॉइंट मैंने बनाए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए और पढ़िए। देखिए दोस्तों, वैश्वीकरण के प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव क्या है या नकारात्मक, दोनों मैंने डिफाइन किए हैं। आप सकारात्मक पहले चर्चा करेंगे अपन सकारात्मक प्रभाव की। वैश्वीकरण के कारण विदेशी उत्पाद कम कीमत पर ग्राहकों को प्राप्त हो सकेगा। देखिए इस दूसरा पॉइंट जो बनता है अपना, इस अवधारणा से न केवल अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई बल्कि अर्थव्यवस्था संरचना में भी बदलाव हुआ है। तीसरा पॉइंट है अपना भारत की वैश्विक बाजार में भागीदारी बढ़ी, साथ ही निर्यात वृद्धि की क्षमता में भी वृद्धि हुई। चौथा पॉइंट है अपना विदेशी तकनीक का आगमन हुआ, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर दोहन संभव हो सका। देखिए पॉइंट में अच्छा इंपॉर्टेंट है। प्रतिस्पर्धा का वातावरण निर्मित हुआ, जिससे प्रत्येक क्षेत्र में कुशलता आई। और सिक्स पॉइंट अपना वैश्वीकरण के प्रभाव से एक देश के लोग दूसरे देश में रोजगार करने में सक्षम हुए। 7 पॉइंट अपना परिवार में स्त्रियों की आर्थिक निर्भरता
कम हुई, फलतः स्त्रियों की परिस्थितियों में सुधार हुआ, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि हुई। ये सकारात्मक प्रभाव हो गए अपने दोस्तों। अब देखिए अपन बात करते हैं नकारात्मक जो प्रभाव हैं उनके बारे में। वैश्वीकरण के फलस्वरूप मशीनरी को बढ़ावा मिलेगा, जिससे परिणाम स्वरूप उद्योगों में मजदूरों की घटनी शुरू होती हैं, अतः बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है। देखिए स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, अगर मशीनीकरण ज़्यादा होगा तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों। सेकंड पॉइंट अपना, वैश्वीकरण के कारण बड़ी कंपनियों के सामने लघु व कुटीर उद्योग प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके, जिससे फलस्वरूप उनके लघु एवं कुटीर उद्योग बंद हो गए। देखिए बड़ी कंपनियां होगी तो खाद करगा, जो छोटे क्षेत्र में उद्योग चलते हैं, जो निचले स्तर पर उद्योग होते हैं, वो ज़्यादा फल फूल नहीं पाएंगे, क्योंकि बड़ी कंपनियां जब उनका काम ले लेगी तो काम कम होगा। देखिए नकारात्मक प्रभाव मैं आपको बता रहा हूँ। अगला पॉइंट है अपना, देश की संप्रभुता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि अब देश की नीतियां वर्ल्ड बैंक, IMF आदि के दबाव में संचालित होने लगी। चौथा पॉइंट है अपना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा घरेलू कंपनियों का अधिग्रहण कर लिया गया। फिफ्थ पॉइंट है अपना, वैश्वीकरण से भोगवाड़ी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला, साथ ही संयुक्त परिवार के विघटन में वृद्धि, तलाक की प्रवृत्ति को बढ़ावा आदि जैसी प्रवृत्ति भी सामने आई। सिक्स पॉइंट अपना, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन से समाप्त हो रही, तो दूसरी पर्यावरण को प्रदूषण। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वैश्वीकरण से उत्पन्न क्या क्या समस्याएं हैं, देखिए वैश्वीकरण से कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती हैं। देखिए पहला पॉइंट है अपना, राष्ट्र या राज्य की भूमिका में कमी आ रही है। दूसरा पॉइंट है अपना, अमीरी एवं गरीबों के बीच असमानता बढ़ती जा रही है। तीसरा पॉइंट है अपना, सामाजिक उपंग। और चौथा पॉइंट है पर्यावरणीय असंतुलन आदि। ठीक है दोस्तों, अपना वैश्वीकरण, निजीकरण और जो 3 टॉपिक हैं अपने आज के, वैश्वीकरण, निजीकरण और अपना उदारीकरण, जो 3 टॉपिक हैं कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप अपने दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि जितना मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा उतने में एक से शानदार वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं जो आपको वीडियो बना रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आप इससे शॉर्ट नोट्स बनाइए और आप खुद के नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको PSC अटेम्प्ट निकालना है, प्री तो फैक्ट पे चलता है, पर मेंस में आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।